तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी एसएससी एमटीएस की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में लिया जाएगा। उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। अगर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था, 17 अप्रैल 1952 को। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। तो इस लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। पहली लोकसभा 5 साल के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहली लोकसभा की अवधि 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे श्री जीबी मावलंकर। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, श्री एम.ए. अय्यर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम महासचिव कौन थे, श्री एम.एन. कौल। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं फैक्ट से पेपर में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। उनका कार्यकाल 1856 से 62 तक 6 साल तक रहा। अगर हम वारेन हेस्टिंग की बात करें, तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1774 से 85। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था जब 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। और 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं लॉर्ड वेस्ली की, तो लॉर्ड वेस्ली भारतीय राज्यों के लिए सहायक गठबंधन की नीति अपनाई थी इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, सरपंच बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम प्रधान को मुखिया के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक 5 साल में एक अलग ग्राम प्रधान चुनाव होता है। इस चुनाव में ग्राम सभा के सदस्य वोट डालते हैं। 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे,
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी, ये आपको ध्यान में रखना है। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें राष्ट्रवादियों के साथ साथ सामान्य जनता भी शामिल थी। फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित कर दिया गया था। कब स्थगित कर दिया गया था? वर्ष 1922 में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने जालियांवाला बाग हत्याकांड से शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में अपनाया गया था। तो ये कब अपनाया गया था? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में अपनाया गया था। खिलाफत समिति ने 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए प्रथम नेता कौन थे? CR दास, यह भी आपको ध्यान रखना है। जमुना दास ठाकुर दास गैर सहकारी सहयोग आंदोलन विधानसभा की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जितने भी फैक्ट हैं इन्हें आप याद करते चलिए, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, ये वाला क्वेश्चन था मद्रास होम रूल वाला। हाँ, ये वाला प्रश्न था। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 अप्रैल 1916 को। कहाँ पर हुई थी? मद्रास में हुई थी। ठीक है। अप्रैल 1916 में बेलग्राम में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1916 में अडयार में होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल शब्द आयरलैंड देश से अपनाया गया था। अगर पेपर में पूछा जाए कि होम रूल शब्द ये किस देश से अपनाया गया, तो ये आयरलैंड से अपनाया गया है। बॉम्बे में होम रूल लीग का गठन तिलक द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के लिए स्वशासन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य स्वशासन था। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? ऐसा कौन सा उदाहरण है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? जल जो है ना, जल, ये तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था तरल और वाष्प होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। शर्करा का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्मांड में पदार्थ प्लाज्मा प्रचुर मात्रा में है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था तरल और ठोस दोनों है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? तो बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक उपयोग में सबसे लोकप्रिय कोयला बिटुमिनस है। लिग्नाइट भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। लिग्नाइट द्वितीयक ईंधन है। एथ्रेसाइट ये सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल का सबसे श्रेष्ठ औद्योगिक कोयला कौन सा है? बिटुमिनस किस्म का है। और उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय GMT से 5/1/2 घंटा आगे है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली यामोत्तर का दर्जा दिया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर 97 डिग्री 30 पूर्व होगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सोडियम धातु को
किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। अगर मान लीजिए पेपर में मिट्टी की जगह केरोसिन हो तो आपको ध्यान में रखना है कि मिट्टी के तेल को ही केरोसिन कहा जाता है। दूसरी बात, सोडियम को मिट्टी के तेल केरोसिन तेल में डुबाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। यह आपको ध्यान में रखने हैं, दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, आमेर का किला ये कहाँ पर स्थित है? तो आमेर का किला जो है ना ये राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आमेर राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आमेर का जो किला है ये राजा मान सिंह द्वारा 1592 ईस्वी में बनवाया गया था, ठीक है। और आमेर किले की जो वास्तुकला शैली है ये कैसी है? इसकी वास्तुकला शैली मुगल और राजपूत, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आमेर किले को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल 2013 में घोषित किया गया था। अंबर आमेर पैलेस राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आमेर दुर्ग का नाम देवी के नाम पर रखा गया था। तारागढ़ का किला बूंदी का किला के नाम से जाना जाता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो किला है वो चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में जयमल और कल्ला के सम्मान में क्षत्रियों स्मारक का निर्माण किया गया है, जिन्होंने सम्राट अकबर द्वारा 1568 की घेराबंदी में अपने प्राणों की आहुति दी थी। शिला देवी का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो शिला देवी का मंदिर ये आमेर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी फैक्ट हैं इन्हें आप एक बार अच्छे से देखते चलिए, इन सारे फैक्टों को आप देख लीजिए एक बार। अगला प्रश्न देखिएगा, चिली सॉल्ट पीटर का सही सूत्र क्या? तो चिली सॉल्ट पीटर का सही सूत्र है NaNO3। क्या है? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सोडियम नाइट्रेट क्षार धातु नाइट्रेट लवण है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट सफ़ेद रंग में दिखाई देता है जो पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम का अयस्क है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्विक लाइम का सूत्र क्या होता है? तो क्विक लाइम का सूत्र होता है CaO। नाइट्रेट सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या? तो नाइट्रेट सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र होता है KNO3। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। क्विक लाइम का सूत्र क्या होता है? CaO। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? श्री VVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा हुआ था। नीति NITI आयोग द्वारा भारत सरकार के लिए सलाहकार निकाय है। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग NITI आयोग के साथ बदल दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो भैया मेरे गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। गाजर के नारंगी रंग के लिए बीटा कैरोटीन वर्णक उत्तरदायी है। हल्दी में पीला रंग करक्यूमिन उपस्थिति के कारण होता है। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? करक्यूमिन के कारण होता है। फलों और सब्जियों में कैरोटीन नारंगी रंग देता है। गाय के दूध का रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली जो है ना, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता बनावाली
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा का मांडा नगर चिनाब नदी के तट पर स्थित था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। बनवाली में हड़प्पा साइट पर हल्का टेराकोटा पाया गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था मुकुंदलाल घोष। परमहंस योगानंद का मूल नाम था वेंकट रमन अय्यर। रमण महर्षि का मूल नाम था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। गो बैक टू गीता स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।